मेरे देवर जी की मरने के बाद मेरी देवरानी अक्सर बेहोश हो जाती थी। हैरानी की बात ये थी कि जब मेरे पति उसको दिखाने डॉक्टर के पास ले जाते तो वापस आते टाइम वो बहुत खुश नजर आती और खूब सारी शॉपिंग भी करके आती थी। दिन भर देवरानी सही रहती, पर शाम को जब पति घर आते तो उन्हें देखकर बेहोश हो जाती और फिर पति उनको अस्पताल ले जाते। एक दिन मुझे शक हुआ तो मैंने उनका पीछा किया, तो जो कुछ भी मैंने देखा उसे देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां देवरानी मेरे पति के साथ। मेरा नाम अंशिका है। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे देवर का नाम अनिल था और कुछ समय पहले ही उसकी मौत हो गई थी। अनिल की पत्नी यानी कि मेरी देवरानी का नाम कशिश था। अनिल और कशिश का कोई बच्चा नहीं था। अनिल की मौत के बाद कशिश को इतना सदमा पहुंचा कि वह बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी। आज फिर से कशिश बेहोश हो गई थी। मेरे पति मयंक उसे गोद में उठाए गाड़ी में उठाकर डॉक्टर के पास ले गए। कशिश का सदमा ही कुछ ऐसा था, भगवान ऐसा दुख किसी को ना दे। कशिश को बार बार दौरे पड़ने लगे थे। अनिल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। मैंने आज तक कभी उन्हें लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। अनिल के अचानक से एक्सीडेंट हो जाने की वजह से मौत हो गई थी। 4 दिन से कशिश ने एक निवाला भी नहीं खाया था। मैं ज़बरदस्ती उसे कभी दूध पिलाने या कभी कुछ खिलाने पिलाने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं साफ मना कर देती थी। एक अजीब बात यह थी कि वह किसी के भी हाथ से खाना नहीं खाती थी, लेकिन जब मेरे पति उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाते तो खाने लगती। मैं और मेरे पति कशिश का बहुत ख्याल रखते थे। एक तो वो वे औलाद थी और ऊपर से अब पति की मौत का सदमा। मुझे उनकी हालत पर बहुत दुख होता था, लेकिन न जाने क्यों जब से अनिल की मौत हुई थी वो रोज ही चक्कर खाकर गिर जाती थी। मेरे पति उन्हें डॉक्टर के पास ले जाते। मुझे तो बहुत परेशानी होने लगी थी। एक तो कशिश किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती थी, सारा काम मुझे ही करना पड़ता था। फिर मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे, उन्हीं से मुझे फुर्सत नहीं मिलती थी। ऊपर से ये आफत मुझ पर टूट पड़ी थी कि देवरानी आए दिन बेहोश हो जाती थी। एक बात और थी जो मुझे बहुत परेशान करती थी, वो ये कि मेरी देवरानी मेरे पति से बिल्कुल भी पर्दा नहीं करती थी, जबकि मेरे पति दो जेठ हैं और हमारे यहाँ जेठ से पर्दा किया जाता है। और पर्दा ना सही, कम से कम सिर पर पल्लू तो रख सकती है ना। पर कशिश ऐसा कुछ भी नहीं करती थी। यहाँ तक कि उसका मायका भी ठीक ठाक पैसे वाला था, लेकिन वह अपने मायके भी नहीं गई थी। कहने लगी कि मुझे अब हमेशा इसी घर में रहना है, जबकि वह जवान थी, चाहती तो दूसरी शादी भी कर सकती थी। लेकिन कहने लगी कि वो मेरे देवर अनिल के नाम पर सारी जिंदगी गुजारेगी। पहली बार तो मैंने यही सोचा था कि वह सदमे में है, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अब तो 2 महीने हो गए थे। अब मेरी देवरानी की हरकतें मुझे बहुत अजीब लगने लगी थी। वो पूरा दिन कमरे में बंद रहती, नाश्ता और खाना सब कुछ मैं उसे कमरे में देकर आती थी। अगर कोई मोहल्ले की औरत उससे मिलने भी आती तो भी वो कमरे से नहीं निकलती थी और मिलने से साफ इनकार कर देती थी। ऐसा भी नहीं था कि वह हर वक्त रोती ही रहती थी। पूरा दिन वो नॉर्मल ही रहती थी, लेकिन जैसे ही मेरे पति घर में आते वो कमरे से बाहर आ जाती थी और मेरे पति से लिपट कर रोने लग जाती। कहने लगती, आपके भाई ने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया, मैं अब किसके सहारे रहूंगी। मुझे न जाने क्यों देवरानी की यह बात बुरी लगने लगी थी। अगर उन्हें सच में इतना दुख था तो वो मेरे गले लगकर भी तो रो सकती थी और अपना जी हल्का कर सकती थी। पर यह कौन सा दुख था जो मेरे पति के गले लगकर ही कम होता था। पूरा दिन तो भली चंगी रहती थी। मेरा पति पूरा दिन का गया भूखा प्यासा थका हारा घर लौटता तो वो कमरे से निकलकर उसे गले लगाकर रोना धोना शुरू कर देती थी। साथ ही चक्कर खाकर बेहोश भी हो जाती थी। फिर मेरे पति उसे गोद में उठाकर गाड़ी में लाते और डॉक्टर के पास ले जाते। जब वो लोग वापस आते तो वो बिल्कुल ठीक ठाक अपने कमरे में चली जाती। ऐसी कौन सी बीमारी जो मेरे पति के आते ही हो जाती थी, और जब देवरानी डॉक्टर के पास से वापस आती तो ठीक हो जाती। मेरे पति भी बिना नाक मुंह बनाए मेरी देवरानी के काम के लिए तैयार हो जाते थे। वहीं अगर मैं किसी काम के लिए कह देती तो मना कर देते थे कि अभी थका हुआ हूं, नहीं जा सकता। मैं ये बात सुनकर चुप हो जाती, क्योंकि वो मुझे साफ साफ जवाब दे देते थे। मेरी देवरानी जवान थी, मेरे पति की हम उम्र थी। हमारी शादी के 1 साल बाद ही मेरी सास चल बसी थी और ससुर जी की मौत तो बहुत पहले ही हो चुकी थी। घर में बस हम ही रहते थे। मेरी देवरानी को पसंद करने हम दोनों ही गए थे। देखने में कशिश बहुत सुंदर थी और मैं बहुत ही आम शक्ल सूरत की मालकिन थी। वहीं मेरे पति भी काफ़ी हैंडसम थे। मेरा देवर मेरी बहुत इज्जत करता था।
मेरे साथ बिल्कुल ऐसे पेश आता जैसे मुझ में वो अपनी माँ देखता हो। यहाँ तक कि मेरी देवरानी से भी आप कहकर बात करता। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कशिश ने कोई फरमाइश अनिल से की हो और वो पूरी ना हुई हो। मेरे पति मुझसे शुरू से ही खिंचे खिंचे रहते थे। शादी की रात मुझे देखकर ही न जाने क्यों मेरे पति का मूड ऑफ हो गया था। मुझसे कभी भी सीधे मुंह बात भी नहीं की थी। हर वक्त मुझ पर गुस्सा करते रहते थे। 2 साल के बाद मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। मेरी देवरानी की कोई औलाद नहीं थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसने कभी भी मेरे बच्चों को पकड़ कर प्यार नहीं किया था। वो चाहती तो बे औलाद होने की कमी मेरे बच्चों को प्यार करके पूरा कर सकती थी, लेकिन वो तो हर वक्त बस खुद पर ही ध्यान देती थी। कभी जिम जाकर कभी फिटनेस का ख्याल रखती, तो कभी पार्लर जाकर बस खुद को चमकाती रहती थी। मेरे पति मुझसे उखड़े उखड़े रहते थे। पूरा दिन मेरी देवरानी मुझे किचन के कामों में उलझाए रखती। मैं उनके ऑफिस से आने से पहले मैं सोचती कि थोड़ा सज धज के तैयार हो जाऊं। जब मेरे पति ऑफिस से वापस आकर मुझे देखते तो कहते कि क्या फ़ायदा तुम्हारा तैयार होने का, तुम तो पसीने से भीगी होती हो। ये देखकर ही मेरा मूड खराब हो जाता है। एक तो वैसे भी तुम्हारी शक्ल कुछ अच्छी नहीं है। कम से कम तुम जब मैं आऊँ तो तरोताज़ा और खुशबूदार तो रह सकती हो। मेरे आने से पहले अपने सब काम खत्म कर लिया करो। अपनी देवरानी को देखो, अनिल के आने से पहले कैसे खुशबू भरी होती है। उसे देखकर ही दिल खुश हो जाता है। मुझे मयंक की इन सब बातों से बहुत दुख होता था। मुझसे शादी की पहली रात मयंक ने कहा था कि मैं उनकी कोई बात ना टालूं और कभी भी उनसे बहस ना करूं। मैं हमेशा उनकी बात मानती थी और किसी भी बात पर बहस नहीं करती थी। मैं हमेशा यही सोचती थी कि शायद कभी उन्हें मेरे प्यार का एहसास हो, कभी वो मेरी कदर करे। पर शादी के इतने दिनों बाद भी वो दिन आज तक नहीं आया। मैं हमेशा ही अपने पति के घर आने से पहले तैयार होकर बैठ जाया करती थी, लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि जब भी मैं पति के लिए आने का वक्त होता, मैं किचन में काम निपटाकर अपने कमरे में जाने लगती, तो मेरी देवरानी तैयार होकर अपने कमरे से निकलती और मुझसे कहती कि दीदी, आपने रायता तो बनाया ही नहीं है। आपको तो पता है ना कि जेठ जी को रायता कितना पसंद है। दीदी, अपने पति की पसंद नापसंद का भी आपको पता नहीं। मुझे देखो दीदी, अनिल की सारी पसंद नापसंद मुझे अच्छी तरह पता है। जब मैं रायता बनाकर वापस आती, तब तक मयंक आ चुके होते और मेरी देवरानी फौरन से दरवाज़ा खोलकर मुस्कुरा कर मयंक को नमस्ते कहती। मयंक भी कशिश के नमस्ते का जवाब मुस्कुरा कर देते थे और यह भी बोलते कि कशिश, आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। थोड़ा बहुत काम करने की तमीज़ अंशिका को भी सिखा दो। जब भी मैं घर आता हूँ तो वो हमेशा किचन में ही नज़र आती है। थोड़ा सा भी इसके करीब खड़े होकर बात करूँ तो अदरक लहसुन और पसीने की बदबू से मेरा जी मचलाने लगता है। मैं उनकी बात सुनकर मेरी देवरानी खिलखिलाकर हंसने लगती और कहती, भाई साहब, आपकी बीबी में सुस्ती बहुत है। पूरे दिन में भी उनके घर के काम खत्म नहीं होते। मैं तो आपके भाई के आने से पहले ही सारे काम निपटा लेती हूँ। देखो मैं कैसे फ्रेश रहती हूँ। लेकिन मुझे ये बात कभी समझ नहीं आती कि कशिश अपना ये रंग रूप सिर्फ मयंक को ही क्यों दिखाती थी। और जब मेरा देवर अनिल अपने काम से थक कर आता था, तब वो आंगन में मयंक के साथ बातों में बिजी रहती। वो इतना भी नहीं करती कि दरवाज़ा ही खोलते। जब अनिल आता तो मुझसे कहते कि दीदी, आपके देवर जी आए होंगे, दरवाज़ा खोल दीजिए। मैं अक्सर उस समय किचन में होती थी, रोटी बना रही होती थी। मैं अपना काम बीच में छोड़कर दरवाज़ा खोलने जाती थी। ऐसा नहीं था कि मुझे अपने देवर जी के लिए दरवाज़ा खोलने में कोई आपत्ति थी। बात बस ये थी कि कशिश मेरे पति की तरफ जितना ध्यान रखती, उतना अपने पति की तरफ नहीं रखती थी। किचन में काम करके मैं पसीना पसीना हो जाती थी, इसीलिए काम सारा खत्म करके मैं नहाने चली जाती थी। पर जब तक मैं वापस आती थी, तब तक कशिश टेबल पर खाना लगा चुकी होती थी। बल्कि अक्सर ऐसा होता था कि मयंक और कशिश खाना खा चुके होते थे। मेरी देवर जी थके हुए आते थे। वो भी जब तक अपने कमरे से फ्रेश होकर निकलते थे, तब तक इन दोनों का खाना हो चुका होता था और मेरे देवर जी उनका खाना वही ढका हुआ रखा रहता था। कशिश और मयंक दोनों उस समय टीवी देख रहे होते थे, लेकिन मेरे देवर जी उन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे और चुपचाप अपना खाना खा लेते थे। मैं भी जैसे ही अपना खाना खाकर उठती, तो कशिश मुझसे कहती कि दीदी, आप किचन साफ कर देना, मैं बहुत थक गई हूँ। मैं किचन में गंदे बर्तन ले जाती और बस यही सोचती रहती कि उसने किया ही क्या है, वो इतना थक गई है। शादी कुछ महीने के अंदर ही मैं वो गर्भवती हो गई थी। इस समय मयंक का रवैया भी मुझसे कुछ बेहतर हो गया था। जब मेरा पहला बेटा हुआ, तब देवर जी भी बहुत खुश हुए थे। वो जब भी ऑफिस से वापस आते तो मेरे बेटे को बहुत खिलाते थे। उन्हें बच्चों की बहुत ख्वाहिश थी। वहीं मेरी देवरानी का व्यवहार बिल्कुल उल्टा था। उसने मेरे बेटे को एक बार भी गोद नहीं लिया था। वो अक्सर कहते थे कि उन्हें भी औलाद की बहुत चाह है,
लेकिन मैंने कभी भी उनकी आंखों में औलाद के लिए तड़प नहीं देखी थी। अभी मेरा बेटा कुछ महीने का ही हुआ था कि फिर से मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। मुझे लगा था कि मेरी खराब तबीयत को देखते हुए कशिश समझेगी और घर की जिम्मेदारी लेगी थोड़ी सी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैं इस हालत में इतने छोटे बच्चे के साथ घर का सारा काम संभालती थी। अगर कभी मयंक से शिकायत कर देती थी कि कशिश मेरी बिल्कुल मदद नहीं करती, तो वे मुझ पर चिल्लाने लगते थे। कहते कि तुम जाहिल औरतों की तरह घर में कलेश कराना चाहती हो क्या? कभी कशिश ने तो तुम्हारी कोई बुराई नहीं की, उससे सीखो कैसे घर बनता है, कैसे रिश्ते निभाए जाते हैं। खबरदार जो आज के बाद दोबारा कशिश के खिलाफ कुछ भी कहा तो जरा सा काम क्या बढ़ गया, तुम तो मेरे सिर पर चढ़ गई हो। ये कभी भी मेरी बात नहीं सुनते थे। जब दूसरे बेटा हुआ तो मैं बिल्कुल घनचक्कर सी बन गई थी। अक्सर ऐसा होता था कि मैं बच्चों और घर की जिम्मेदारियों में मयंक को बिल्कुल वक्त नहीं दे पाती थी। मैं पूरे दिन की थकी होती थी तो लेटते ही गहरी नींद सो जाया करती थी। खुद के लिए भी कुछ वक्त नहीं मिलता था। और अजीब बात यह थी कि मयंक ने मुझसे शिकायत करना भी छोड़ दिया था। मुझे लगा कि शायद मेरी मजबूरी देखकर मयंक को एहसास हो गया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। एक रात की बात है, मैं बच्चों के लिए दूध बनाने के लिए उठी और किचन की तरफ जा रहे थे तो मैंने देखा कि अनिल बाहर सोफे पर बैठा हुआ है और बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ है। ऐसा मैंने उसे अक्सर देखा था। अब वो मुझे सोफे पर ही सोता हुआ मिलता था। मेरे देवर जी का व्यवहार अब पहले से बदल गया था। वो चुप चुप रहने लगे थे और बहुत कम ही बात करते थे। अक्सर बाहर से खाना खाकर आते थे, घर में आते ही अपने कमरे में चले जाते थे और जब रात में मैं देखती तो बाहर सोफे पर सो रहे होते थे। मैंने जब इस बारे में मयंक से पूछा तो वो कहने लगी कि शायद उनके ऑफिस में कोई दिक्कत चल रही होगी, इसलिए मैंने भी अपने देवर जी से कुछ नहीं कहा। मेरी देवरानी का तो वही रूटीन था, अपनी फिटनेस का ख्याल रखना, सजना संवरना। बहुत ही लापरवाह किस्म की औरत थी। कशिश को अनिल की कोई खास परवाह नहीं थी। वही देवर जी ठीक होने के बजाय अपने दुखों को अपने सीने में छुपा इस दुनिया से चले गए थे और अब मेरी देवरानी रोज एक नया तमाशा करती। एक दिन कशिश लाल रंग का जोड़ा पहने पूरे मेकअप के साथ कमरे से बाहर निकली और फिर रोने लगी। शक्ल बनाकर मयंक से कहने लगी कि उनको मैं ऐसी अच्छी लगती थी। कहते थे कि तुम हमेशा सच धज के रहा करो, लेकिन अब वो नहीं रहे। उनकी बात सुनकर मैं हैरान थी। उधर मेरे पति उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे और बोले, आप रोज ऐसे ही तैयार रहा करो जैसा भाई को पसंद था। मयंक की गलत बात पर भी मेरी क्या मजाल थी कि मैं कुछ कह पाती। अब तो मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा था। हर 2-3 दिन बाद वह बेहोशी का ड्रामा करती थी। अब तो जब भी डॉक्टर के पास से वापस आती तो हाथ में शॉपिंग बैग भी होते थे। मेरे पूछने पर मयंक कहते कि भाभी का दिन पहनाने के लिए मैंने उन्हें शॉपिंग करवा दी, ताकि उन्हें यह न लगे कि भाई नहीं है तो कोई उन्हें पूछने वाला भी नहीं है। एक बार तो जो कुछ मेरी नज़रों ने देखा वो होश उड़ाने के लिए काफ़ी था। रात को मेरे बच्चों को भूख लगी तो वो रोने लगी। जब मैं बच्चों के रोने की आवाज़ सुनकर उठी तो मैंने देखा कि बिस्तर खाली था और मयंक गायब थे। जब मैं किचन की तरफ जा रही थी तो मुझे अपनी देवरानी के हंसने की आवाज़ें आ रही थी। मैं धीरे धीरे कदम उठाते हुए उनके कमरे तक पहुंची और जब मैंने कमरे के अंदर झाँक कर देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं वापस अपने कमरे में आ गई, बच्चों को दूध पिलाकर सुला दिया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। थोड़ी देर बाद मयंक वापस कमरे में आ गई। मुझे देखकर वो कहने लगी, अरे तुम अभी तक जाग रही हो? मैंने पूछा कि आप कहाँ थे? तो कहने लगी, कशिश बहुत उदास हो गई थी। जब मैं पानी पीने कमरे से बाहर निकला तो मुझे उसके कमरे से रोने की आवाज़ आ रही थी, इसीलिए मैं उसके पास चला गया था उसे तसल्ली देने के लिए। ये सुनकर मैंने मयंक को घूरते हुए देखा और कहा, आपकी यहाँ देवरानी को सीने से लगाकर तसल्ली दी जाती है? मेरी बात सुनकर वो मुझे घूरने लगे और बोले, तुम छुप छुप कर मुझे देखती हो? क्या समझती हो तुम मुझे? वो मेरे भाई की बीवी है। मैं उसे बड़े भाई की तरह तसल्ली दे रहा था, लेकिन अगर तुम मुझ पर ऐसे ही शक करती रही तो मैं ज़रूर उससे शादी कर लूँगा। यह बात सुनकर तो मैं अंदर तक काँप गई थी। मेरे पास मायके के नाम पर कुछ भी नहीं था। मेरे माँ बाप का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था। मेरे एक चाचा चाची गाँव में थे, पर उन्होंने मुझसे पल्ला बहुत पहले ही झाड़ लिया था। वो मुझे कभी भी अपने साथ नहीं रख सकते, ये मैं जानती थी। इसीलिए मैंने अब चुप्पी साध ली थी। मेरी देवरानी तो और भी बेशर्म हो गई थी। अब मयंक के साथ बाहर खाना खाने भी चली जाती थी। वह मुझ पर हुक्म चलाने लगी थी जैसे मेरी सास हो। मेरी भी सहन शक्ति अब जवाब दे रही थी। इसीलिए एक दिन मैं उन पर चिल्ला पड़ी। मैंने कहा कि तुम्हारे अंदर शराफत नाम की चीज़ है भी कि नहीं? तुम्हें शर्म नहीं आती? वह पति है मेरा, लेकिन रोज़ रात को तुम उसे अपने कमरे में बुला लेती हो। उस दिन भी जब मैंने तुम्हारे कमरे में अंदर झाँक कर देखा था
तब तुम मयंक के सीने से लगी थी और कह रही थी कि तुम मुझे बिल्कुल अनिल की तरह लगते हो। जब मेरे करीब आते हो तो मुझे लगता है कि वो मेरे पास है। प्लीज़ मेरे पास से उठकर मत जाओ। मैं एक औरत हूँ और ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जिस मोहब्बत पर मेरा हक है उसे मेरी देवरानी आंसू बहाकर हासिल कर ले। मेरी बात सुनकर कशिश ढाकी लगाकर हंसने लगी और बोली, जाकर पहले अपनी शक्ल आईने में देखो और फिर मुझे देखो। तुम मेरे के लायक ही नहीं हो। तुम उसकी बीवी कम और नौकरानी ज़्यादा लगती हो। मैं कितनी सुंदर थी, लेकिन मेरे माता पिता ने तुम्हारे देवर की सिर्फ अच्छे संस्कार देखकर मेरे लिए पसंद कर लिया था। एक मामूली शक्ल सूरत वाले इंसान से मेरी शादी करवा दी गई। मैं जब विदा होकर इस घर में आई तो पहली बार मैंने तुम्हें देखा। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं मैया को अपना बनाकर ही रहूं, क्योंकि मैं उसे देखकर पहली ही नज़र में अपना दिल हार बैठी थी। मैं तुम्हारे देवर के कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी, लेकिन मेरे दिमाग में बस एक ही शख्स था और वो था मयंक। तुम्हारा देवर मेरे रूप की तारीफ बहुत करते थे, लेकिन मुझे कभी उनकी ज़बान से अपनी तारीफ अच्छी नहीं लगती थी। मैं रोज़ मयंक के लिए सजती संवरती थी, पर वो मुझे अपने भाई की बीवी समझता था, इज्जत भी करता था। लेकिन एक ही तकलीफ होती थी मुझे, कि वो मुझसे दूर दूर रहता था। वो मुझे देखता नहीं था, शायद इसलिए क्योंकि मैं उसकी बीवी की देवरानी थी। लेकिन मयंक की ये हालत मेरी जान जलाकर रख देती थी। मुझे अपने पति की परवाह नहीं थी। मैं एक बहुत सुंदर रूप की मल्लिका हूँ और मुझे मेरे जैसा हैंडसम आदमी ही चाहिए। तुम्हारे देवर को बच्चे अच्छे लगते थे, लेकिन मुझे अपनी फिटनेस प्यारी थी। मैं कोई बांझ नहीं हूँ और ना ही तुम्हारे देवर में कोई कमी थी। मैंने खुद ही बच्चों का झंझट नहीं पाला। मैं तुम्हारे देवर से दूर रहती और मयंक के पास आने के बहाने ढूंढती रहती। मैंने धीरे धीरे मयंक से बातचीत बढ़ा दी। उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारने लगी। जब भी मयंक ऑफिस से वापस आता, मैं तैयार होकर उसके सामने आती। फिर मैं उससे पूछती कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मुझे देखे और मेरी तारीफ करे। अगर तुम मुझसे ज़्यादा सुंदर होती तो वो तुम्हारी तरफ हो जाता और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारी शादी को लेकर उसने मुझसे शिकायत की थी कि काश मेरी शादी भी तुम्हारी जैसी कोई लड़की से होती। यह सुनकर तो मेरा दिल झूम उठा। मैं तुम्हें हर वक्त इसलिए किचन में उलझाए रखती थी ताकि तुम कभी भी मैं उनके दिल में घर ना कर सको। वक्त यूं ही गुजर रहा था, लेकिन तुम्हारे भाई को उस पर शक हो गया था। वो मेरी आंखों में मयंक की मोहब्बत देख चुके थे। जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने भी उन्हें साफ साफ कह दिया था कि मैं मयंक से प्यार करती हूँ और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बस मजबूरी में उनके साथ जिंदगी गुजार रही हूँ। ये सब सुनकर तुम्हारे देवर जी बिल्कुल चुप चुप रहने लगे थे और कमरे के बाहर लाउंज में सोने लगे थे। शायद उनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए मेरी उनसे जल्दी ही जान छूट गई। तुम्हारे देवर जी का इस दुनिया से जाना मेरे लिए बहुत अच्छा साबित हुआ, क्योंकि उसके बाद से मैं उनकी सारी हमदर्दी मेरे साथ थी। अब वो दिन दूर नहीं जब मैं मुझसे शादी करके तुम्हें धक्के देकर घर से बाहर निकाल फेंकेगा। मैं हैरत से फटी फटी आंखों से अपनी देवरानी के गंदे इरादे सुन रही थी कि तभी बाहर का दरवाजा खुला और मयंक बड़े गुस्से में अंदर आया। उसने एक जोरदार तमाचा मेरी देवरानी के मुंह पर मारा और कहने लगा कि मैं आपको अपनी छोटी बहन समझता था और आप ऐसी घटिया सोच रखती हैं। ये मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था। मेरे प्यारे छोटे भाई को तुमने मौत के घाट उतार दिया। मेरे दिल में सच में तुम्हारे लिए हमदर्दी थी। तुम्हारा दुख मैं समझ सकता था, क्योंकि मैंने भी अपना भाई खोया था और तुम इतना बड़ा धक्का दे रही थी। एक तो मेरे भाई को निकल गई और ऊपर से मेरी बीबी को मेरी ही नज़रों में गिराने की कोशिश की। एक बात कान खोलकर सुन लो। मानो मैं अपनी बीवी से दूर दूर रहता हूँ, पर मैं वफादार हूँ। कभी भी उसको धोखा देने का ख्याल तक मेरे मन में नहीं आया। अभी के अभी यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जिस गुस्से अंदाज से बहन बोल रहे थे, लगता था कि वह कशिश की सारी बातें सुन चुके थे। दिन में मैंने अपने भगवान को धन्यवाद किया, क्योंकि मेरी बात पर वो शायद कभी भरोसा ना करते। मेरी देवरानी की सच्चाई सबके सामने खुल चुकी थी, इसीलिए वह वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद मयंक नजर झुकाकर कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मैं जानता हूँ मुझे माफ़ करना इतना आसान नहीं होगा तुम्हारे लिए। मैं बस एक मौका चाहता हूँ। तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पूरे घर को कितनी अच्छे से संभाला है। मैंने पहले कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, पर आज मैं समझ गया हूँ। बाहरी सुंदरता का कोई मोल नहीं, अगर इंसान अंदर से सुंदर नहीं है तो। और तुम्हारा दिल बहुत सुंदर है। मुझे तुमसे अच्छी लड़की कभी नहीं मिल सकती थी। मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ और तुम्हें वो सब देना चाहता हूँ जो मैंने आज तक नहीं दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने भी अपने पति को पूरे दिल से अपना लिया और हम लोग की ज़िंदगी में
अब बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या मैंने अपने पति को माफ़ करके सही किया या फिर मुझे उसे छोड़ देना चाहिए था क्योंकि उसे मेरी कदर नहीं थी? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।